वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय सुदामा सर। दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नए 15 क्वेश्चन का सेट लेकर, जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इस पर। ठीक है ना। इससे पहले वाली क्लास में हमने 15 क्वेश्चन का सेट डिस्कस किया था जो न्यूट्रिशन या पोषण से रिलेटेड था, और इसके बाद अभी फिर से हम लोग 15 क्वेश्चन का सेट डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा, जिसका नाम है न्यूट्रिशन या पोषण। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिला दूं, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड हेंस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन एवरी डे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, यदि आपको विटामिन टॉपिक याद होगा तो, कि जितने भी वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उन्हें हमें डेली कंज्यूम करना होता है, क्योंकि ये जनरली क्या होते हैं, हमारे यूरिन के साथ, यदि इनका एक्सेस हो बॉडी में तो हमारे यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो ये ऐसे विटामिन हैं जिन्हें डेली हमें कंज्यूम करना होता है। ठीक है ना। तो हिंदी में यदि देखा जाए तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे प्रतिदिन लेना आवश्यक है। मतलब सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है ना। सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, विटामिन सी। बाकी डी के ए ये कैसे हैं, फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन 4 विटामिन होते हैं, ए डी ई के। ठीक है ना। और फैट सॉल्युबल के अलावा वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ये होते हैं विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विथ कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा इनमें से पोषक तत्व है जो कैल्शियम के साथ मिलकर के काम करता है और हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। अच्छा, तो हम लोग डेफिशिएंसी डिजीजेस पे चलते हैं कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से बोन से रिलेटेड डिजीज होते हैं। तो हम लोग ये पाएंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, मतलब जिसको हिंदी में सूखा रोग कहा जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया, ये दो रोग होते हैं। रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है, ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये किस में होता है, तो वयस्कों में होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि विटामिन डी जो है ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है और कैल्शियम के साथ मिलकर कार्य करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है एग एल्बुमिन, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है फिश फ्लैश और चौथा है रेड मीट। मतलब अंडे का एल्बुमिन जो उसका व्हाइट वाला पार्ट होता है, सफ़ेद वाला भाग होता है, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है मछली का मांस और चौथा है लाल मांस। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन को जवाब देने से पहले हमें ये सोचना है कि इनमें से कौन से सोर्सेज हैं जो एनिमल सोर्स हैं, मतलब हमें जंतुओं से मिलने वाले स्रोत हैं। तो अंडा जो है ये एनिमल सोर्स है, ठीक है। फिश फ्लैश मतलब मछली का मांस भी जो है जंतुओं से मिलने वाला सोर्स है, और रेड मीट भी जो है वो जंतुओं से मिलने वाला सोर्स है। फिर याद रखिएगा कि जितने भी जंतुओं से मिलने वाले प्रोटीन होते हैं उन्हें पचने में समय लगता है। बात क्लियर है कि नहीं। तो जितने भी जंतुओं से मिलने वाले
प्रोटीन हैं उन्हें पचने में समय लगेगा, और जो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलेगा, वनस्पति वाले स्रोत से मिलेगा, वो हमारे शरीर में आसानी से पच जाएगा। अच्छा, अब वनस्पति वाले सोर्स क्या क्या होते हैं? तो वनस्पति वाले सोर्स होते हैं दालें, जितने भी पल्सेस हैं दालें हैं ये अच्छे सोर्स हैं, और सोयाबीन, ठीक है ना। तो इसमें जो है सोयाबीन सही आंसर होगा। ये इजीली डाइजेस्टेबल भी है, मतलब आसानी से पचने वाला भी है, और साथ ही साथ जो है ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स द विटामिन। छिलके वाली सब्जियों में धोने से विटामिन निकल जाता है, मतलब कौन सा विटामिन निकल जाता है यदि हम लोग अपनी सब्जियों को छील करके धो देंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमसे पूछना चाहता है कि वो कौन सा विटामिन होता है जो सब्जियों में ऊपरी भाग में पाया जाता है। अच्छा, अब देखिए आपको याद रखना ये है कि जितने भी विटामिन होते हैं ये सारे के सारे जो हैं ये कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, मतलब वो तापमान जिस पर ये उबल जाए और वाष्पीकृत हो जाए वो बहुत कम होता है, खासकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी के। बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये होगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के जितने भी विटामिन हैं उन्हें यदि हम लोग डीप फ्राई करें, पहली बात तो भी ये उड़ जाएंगे, और यदि क्योंकि ये ऊपरी परतों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं, इस ग्रुप के जितने भी विटामिन हैं ये चाहे अनाज में पाए जाएंगे तो भी ऊपरी परतों में पाए जाएंगे, सब्जियों में पाए जाएंगे तो भी ऊपरी परतों में पाए जाएंगे, तो ये छीलने से निकल जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी जो है ये सब्जियों को छीलने से निकल जाते हैं, मतलब आलू की यदि परतें आप छील देते हैं या किसी भी दूसरी सब्जियां जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है इसको आप छील देते हैं या ऊपर की परत निकाल देते हैं, जैसे मान लीजिए चावल में है और चावल की ऊपरी परत निकाल दिया, राइस पॉलिशिंग कर दी, तो भी ये विटामिन निकल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12? निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन B12 का घटक है? ठीक है, तो चलिए जैसा कि हमने अपने विटामिन वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि विटामिन B12 जो होता है इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन, इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन, और कोबाल्ट जो है इसमें भी कोबाल्ट शब्द आता है, ठीक है ना, कोबाल्ट, ठीक, साइनोकोबालामिन। तो याद रखने का तरीका क्या मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, मतलब ये इसके स्ट्रक्चर का या मॉलिक्यूल का मेन कंपोनेंट होता है, मेन घटक होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 का जो मेन घटक, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो एक मेटल होता है और वो है कोबाल्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क, चीज एंड एग आर द सोर्स ऑफ। दूध, पनीर और अंडे किस विटामिन के स्रोत हैं? अच्छा, अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा कि इसमें एक से अधिक विटामिन के नाम दिए गए हैं और हमें कोई भी दो ऐसे विटामिन का नाम बताना है जो दूध में भी पाया जाए, चीज़ में भी पाया जाए और अंडे में भी पाया जाए। ठीक है ना, मिल्क में, चीज़ में और एग में निम्न में से कौन से दो विटामिन हैं ये पाए जाएंगे। अच्छा, अब दिमाग में एक ख्याल लाइए, ख्याल ये लाना है कि मिल्क, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है या कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये दूध में कम मात्रा में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। ठीक, तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए जिसमें विटामिन सी हो, मतलब देखिए ए ऑप्शन गया, ठीक है, सी ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया, तो बचा क्या? बी ऑप्शन, मतलब विटामिन ए और विटामिन डी। तो विटामिन ए जो है
जो दूध में भी पाया जाता है, पनीर में भी पाया जाता है और अंडे में भी पाया जाता है। सही बात है, विटामिन डी भी दूध, अंडा, पनीर तीनों में पाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन को हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सॉल्व करना सीखना है। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए एंड विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपराइन इज अ कंपाउंड फाउंड इन। तो सबसे पहले पेपराइन के बारे में जाने। पेपराइन एक यौगिक है जो इनमें से पाया जाता है। सोर्स लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है पेपर यानी मिर्च मतलब काली मिर्च, टर्मरिक मतलब हल्दी, कार्डमम और क्लोव इलायची और लौंग। देखिए पेपराइन जो है एक ऐसा यौगिक है जो काली मिर्च में या हमारी लाल मिर्च, हरी मिर्च में तीखेपन का जो स्वाद होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान रहेगा, पेपराइन जो है ये तीखा स्वाद लाने के लिए जिम्मेदार यौगिक है, जिम्मेदार कंपाउंड है। तो ये किसमें मिलेगा? आपके पेपर में, किसी भी प्रकार की मिर्च में जो है ये क्या मिलेगा? पेपराइन मिलेगा, जो तीखेपन के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वो लाल मिर्च हो चाहे काली मिर्च हो। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, पहला स्टेटमेंट है ब्रिंजल इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। बैगन आयरन मतलब लोहे का अच्छा स्रोत है। दूसरा है स्टेटमेंट है पंपकिन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। कद्दू विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे फल और सब्जियां जो होते हैं ये आयरन के अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब इनमें जो है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैगन है, बैगन आयरन का अच्छा सोर्स है, और सेब जैसे आयरन का अच्छा सोर्स है, लीची आयरन का अच्छा सोर्स है। आपको याद ये रखना है, देखिए जितने भी फल खराब होने पर ब्राउन कलर शो करते हैं, मैं हर फल की बात नहीं करूँ तो भी याद रखिएगा, एक मोटी मोटा आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जितने भी फल खराब होने पर, ठीक है ना, भूरे कलर के दिखाई देने लगते हैं, उनका मुख्य घटक मेन कंपोनेंट होता है आयरन। वो आयरन के अच्छे सोर्स है। जैसे आपने देखा होगा ब्रिंजल, हालांकि इसका पल्प सफ़ेद होता है। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि आप सफ़ेद पल्प से भी याद रख सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। जो खराब होने पर ब्राउन कलर देने लगे वो आयरन का अच्छा सोर्स होगा। जैसे मान लीजिए आपने जो है एप्पल को कट किया तो वो थोड़ी देर में ब्राउन होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन जो प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, कि ब्रिंजल इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। दूसरा, पंपकिन इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, ये भी हमने डिस्कस किया था। जितने भी फल या सब्जियां पीले पल्प वाले होते हैं, येलो पल्प वाले होते हैं, जैसे पीला पका हुआ आम, पीली सब्जियां जैसे कद्दू, ठीक है ना, ये विटामिन ए का अच्छा सोर्स होते हैं, अच्छा स्रोत है। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारे सही हैं। तो चलिए ऑप्शन में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला क्या है? ओनली वन। दूसरा ओनली टू, ना ओनली वन और ओनली टू। यदि एक एक सही होते तो हो सकते थे, लेकिन हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब वन भी सही है और टू भी सही है, बोथ वन एंड टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। निम्न में से किसका उच्चतम कैलोरी मान है? ठीक है, ये जो है न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, पोषक तत्व दिए गए हैं, इनका कैलोरी मान पूछा गया है कि किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। अच्छा, तो कैलोरी मान की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? ये होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट का 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और विटामिन का 0 कैलोरी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट मतलब वसा 9 किलो कैलोरी पर ग्राम और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, विटामिन 0 कैलोरी। तो सबसे अधिक किसका हो गया? फैट का या वसा का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक या उच्चतम कैलोरी मान किसका होगा? फैट का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटेक्स
स्वीटेक्स याद रखिएगा, जितने भी स्वीटनर अदर देन कैलोरी स्वीटनर, मतलब कार्बोहाइड्रेट सोर्स वाले स्वीटनर जैसे चीनी, चीनी के अलावा जो है बहुत सारी ऐसे स्वीटनर यूज़ किए जाते हैं जो खासकर मधुमेह या डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए होते हैं, ठीक है ना। उसमें से एक ब्रांड है या कहा जाए एक यौगिक का नाम है स्वीटेक्स, यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट हैज़ एनर्जी कंटेंट ऑफ। मधुमेह के रोगियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा होती है। ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 5 किलो कैलोरी, दूसरा है 10, तीसरा है 100 और चौथा है 0 कैलोरी। अच्छा देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो मधुमेह वाले रोगी होते हैं, उन्हें हमें कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स नहीं देना होता है। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर डाइजेशन, पाचन के बाद रक्त के ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। दे इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना, जो 140 मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है, कम से कम, मतलब इससे अधिक यदि होता है तो थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक। अच्छा, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका तो 200 के ऊपर भी चला जाता है, 250 के ऊपर भी चला जाता है। तो यदि हम लोग ऐसा भोजन देते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगी, वो आफ्टर डाइजेशन क्या देगा, ग्लूकोज दे देगा, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी ब्लड में, और ये हमें चाहिए नहीं। मतलब जो स्वीटेक्स है, यदि ये ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट वाला होता है या इसमें कैलोरीज होती, तो इसको डायबिटिक पेशेंट को दिया ही नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसमें कैलोरी कितनी होनी चाहिए, 0। ये 0 कैलोरी वाले स्वीटनर हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 कैलोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे से समृद्ध है। पहला ऑप्शन है राइस, दूसरा ऑप्शन है एप्पल, मतलब सेब, पहला ऑप्शन चावल हो गया, दूसरा सेब हो गया, तीसरा थर्ड ऑप्शन है पल्सेस, फोर्थ ऑप्शन है ऑरेंज, संतरा, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचिए क्या ख्याल आ रहा होगा, जैसे कि यदि हम लोग हड़बड़ाहट में होते तो हमने आओ देखा ना ताओ और एप्पल पर क्लिक कर दिया होता, ठीक है ना। जैसे हर स्टूडेंट ये जानता है कि सेब, कहा जाता है ना कि एन एप्पल कीप्स योर डॉक्टर अवे, एक सेब खाना डेली आपको आपके डॉक्टर से दूर रखता है, ठीक है ना। गुड सोर्स ऑफ आयरन, प्रचुर मात्रा में इसमें आयरन मिलता है, ठीक है ना। तो हम लोग यदि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करते तो किसको टिक करते, एप्पल को टिक करते, सेब को टिक करते। लेकिन यदि हमने सारा डिटेल पढ़ लिया है क्वेश्चन को, तो देखिए आपको याद रखना है कि जितने भी पल्सेस होती हैं, जितने भी दलहन वाले सोर्स होते हैं, जितनी भी दालें हैं या लेग्यूम्स हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं आयरन के। जैसे ग्राम, चना कहा जाता है, चना जो होता है ये कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स होता है, मतलब हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, और दूसरा ये आयरन, लोहे का भी अच्छा सोर्स होता है, ठीक है ना। तो सेब से अधिक मात्रा में दलहन जो होते हैं, ठीक है ना, इसमें जो है आयरन की मात्रा अधिक होगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पल्सेस दलहन, ठीक है ना। हड़बड़ाहट में हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेने हैं, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो समटाइम्स रिफर टू एज विटामिन एच। निम्नलिखित में से किसे कभी कभी विटामिन एच भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए विटामिन B7, जिसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है बायोटिन, इसे विटामिन एच भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो विटामिन एच या बायोटिन या विटामिन B7 होता है, ये हमारे शरीर में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, उसमें मदद करता है, जितना भी उपापचय है उसमें ये मदद करता है,
ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये हमारे बालों को झड़ने से बचाता, मतलब यदि B7 की कमी होगी तो बाल झड़ने लगेंगे, ठीक है ना। इसी कारण इसे विटामिन एच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में, उपापचय में हेल्प करता है, बालों के लिए जरूरी है, नाखूनों के लिए जरूरी है, ठीक है ना। और इसकी कमी से जो है स्किन रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, जैसे डर्मेटाइटिस, त्वचा में सूजन, बालों का झड़ना, और ऐसे बहुत सारे सिम्टम, बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ जो है न्यूरल प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है ना, तंत्रिकाओं से संबंधित समस्याएं भी होती हैं बायोटिन की कमी से, ठीक। तो याद रखिएगा कि बायोटिन या विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहा जाता है, ठीक है। 27 का सही आंसर क्या होगा? बायोटिन या विटामिन B7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लॉरिक एसिड विच इज यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शन एंड ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। निम्न में से किसमें लॉरिक एसिड या लॉरिक अम्ल होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों और साबुन के निर्माण में भी किया जाता है? मतलब कुछ संक्रमणों में ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्लस साबुन के इस्तेमाल के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में सारे ही वेजिटेबल ऑयल या फिर मक्खन का एग्जाम्पल है, मतलब सभी ऑयल के ही एग्जाम्पल है। पहला है कोकोनट ऑयल, दूसरा है ऑलिव ऑयल, तीसरा है मस्टर्ड ऑयल और चौथा है बटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ये है कोकोनट ऑयल, ठीक। नारियल का जो तेल होता है इसमें पाया जाता है लॉरिक एसिड, ठीक है। एक प्रकार का जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है ये, पहली बात। फैटी एसिड है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है संक्रमणों, मतलब इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। और साथ ही साथ ये साबुन, मतलब सोपनिफिकेशन में भी इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोकोनट ऑयल या नारियल तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ। दालें जो होती हैं वो किसका अच्छा सोर्स है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, फिर से मैंने कहा था ध्यान से पढ़िएगा। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा फैट और चौथा है विटामिन, ठीक है। सही आंसर प्रोटीन, गुड। देखिए प्रोटीन जो है इसका सबसे बढ़िया स्रोत है दालें, ठीक है ना। कई बार जो है छोटे बच्चों को, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनको जो है डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इन्हें दाल का पानी पिलाइए। दाल का पानी इसलिए पिलाने को कहा जाता है क्योंकि दाल के पानी में हमें आयरन भी अच्छी मात्रा में मिलेगा और प्रोटीन भी बढ़िया मिलेगा, ठीक है ना। तो दालें जो होती हैं ये अच्छा सोर्स है आयरन का भी और प्रोटीन का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the food is directly given in the veins it is called dash nutrition। जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे डैश पोषण कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पेरेंट्रल, दूसरा ऑप्शन है एटर्नल, तीसरा ऑप्शन है इंट्रावीनस और चौथा ऑप्शन है सेलाइन। तो पहले तो इन टर्म्स के बारे में हमें जानना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं बता दूं इसका सही आंसर जो है वो है पेरेंट्रल। देखिए यदि एक व्यक्ति खा नहीं सकता है, मतलब उसको माउथ फीडिंग नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है ना, वो अपने मुख से नहीं खा सकता है और उसको फूड एज अ सोर्स उसकी नसों में दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो इस प्रकार की फीडिंग को कहा जाता है पेरेंट्रल फीडिंग, ठीक है ना। इस प्रकार के भोजन को कहा जाता है पेरेंट्रल फीडिंग, ठीक है, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। इंटरनल जो होता है ये तो सेम है, यदि हम लोग मुख से या माउथ से फूड कंज्यूम करते हैं, भोजन को खाते हैं, तो ये कहलाता है इंटरनल। इंट्रावीनस जो है अंतःशिरा वाला जो है ये आपको जस्ट घुमाने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। ये टर्म यूज होता है ड्रग डिलीवरी प्रोसेस के लिए। वो सारे इंजेक्शन जो हमारी नसों में लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं? इंट्रावेनस होते हैं, ठीक है ना। और सेलाइन जो है ये तब दिया जाता है जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में जल, मतलब वाटर की कमी हो जाए और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए, जो जनरली देखा जाता है जब किसी को लगातार उल्टियां और दस्त हुए हों, ठीक है ना, मतलब डायरिया
और वॉमिटिंग हुई हो तब दिया जाता है। इन केस जब किसी को क्या हुआ हो, पानी की कमी हुई हो, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन के केस में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैरेंट्रल न्यूट्रिशन। पैरेंट्रल न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें व्यक्ति मुंह से खाना खा नहीं सकता, तो डायरेक्टली वो भोजन जो है लिक्विड रूप में किस में दिया जाता है, उसकी नसों में दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट 15 क्वेश्चन का सेट हमने डिस्कस किया जो हमारे टॉपिक न्यूट्रिशन या पोषण से रिलेटेड था, ठीक है ना। आगे फिर हम ऐसे ही 15 या 15 और क्वेश्चन का सेट डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग फिर से नेक्स्ट 15 क्वेश्चन का सेट न्यूट्रिशन से रिलेटेड या पोषण टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट को वेरी वेरी थैंक यू कि आप लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहे। अगेन आप कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने की और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करने की, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करने की भी कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।